हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में एक टाइप से पूछा जाता है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपके एग्जाम में 5 मार्क्स को कवर करने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट ये इसमें कंफर्म कर पाना मुश्किल है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग प्रकार के वीडियोस आपको करवाऊंगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें से भी मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला पिक किया हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन में एक सिंगल पाई चार्ट दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है उसमें 2 पाई चार्ट्स हैं, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, सर 2 पाई चार्ट या 2 बार ग्राफ या लाइन ग्राफ आ जाते हैं, एक से अधिक अगर डेटा दे दिया जाता है तब उसको किस प्रकार हम लोग मैनेज करके लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है, लुक एट द डेटा गिवन बिलो विच शोज द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन एम्प्लॉयमेंट इन आगरा बिटवीन 1998 टू 2015। मतलब 1998 से 2015 के बीच में ये जो 2 अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम को दिया गया है, इस दौरान एम्प्लॉयमेंट कैसा था और किस सिटी का यहाँ पर लिया गया केस स्टडी बेस्ड, तो ये आगरा का दिया हुआ है। आगरा में 1998 के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट कैसा था और 2015 में एम्प्लॉयमेंट कैसा था, ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, जिसको कि पाई चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पर लिखा हुआ, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 टू 200 वर्ड्स टू रिकॉर्ड द चेंजेस बाय इंटरप्रेटिंग द गिवन डेटा। मतलब जो बदलाव हुए, मतलब इन 2 सालों में, इन 2 टाइम पीरियड में बदलाव तो हुए ही है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसे आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने वर्ड्स के फॉर्म में इसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक बार ज़रा पाई चार्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट इन 1998 फर्स्ट है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट इन 2015। और एम्प्लॉयमेंट में भी कैटेगरीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कौन कौन से कैटेगरीज है। गिवन 6 कैटेगरीज यहाँ पर, दोनों में एक ही है, जो मेडिकल है, फिर इंजीनियरिंग है, टीचिंग है, रेलवेज़, बैंक एंड डिफेंस। ये अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पर रोज़गार मिलता है, लोगों को जॉब मिलता है ना। उसी तरह से अलग अलग फैक्टर्स को वही सब 6 के 6 फैक्टर्स को 2015 के डेटा में भी दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये आपको मेडिकल का दिख रहा होगा। मेडिकल ये आपका यहाँ 12 है ना, 12% मेडिकल था आपका 1998 में, तो वो आपका 2015 में कितना हो गया, 16%। मतलब ये 4% का ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट में। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप हर फील्ड को कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ का स्पेशली मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें कि मैंने सारे बेसिक्स को बताया था। बेसिक्स को बताने का मतलब क्या था कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता था आप उसको डील कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बेसिक थ्योरीज बताई थी। वो थ्योरी को आप बिल्कुल देख ले एक बार, वो देखकर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका 50% काम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो को मैं उसका लिंक में दे दे रहा हूँ यहाँ डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पर भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर आपने वीडियो देख रखा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमें अपने आंसर को एक प्रॉपर वर्ड लिमिट जो हमारा दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ वर्ड लिमिट है 150 टू 200 वर्ड्स, है ना। तो इस बीच हम लोग को अपने वर्ड्स को रखना होगा, ठीक है। जैसे कि 160 वर्ड्स, 170 वर्ड्स, इस तरह के कुछ भी इस बीच में कोई भी आप नंबर पे जा सकते हैं। और उसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को जब इन्फॉर्मेशन को अपना यहाँ लिखिएगा तो पूरा का पूरा आंसर एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। और पैराग्राफ कब कब चेंज करना होगा ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ में आपको पूरा का कंप्लीट आंसर लिखना है। जो फर्स्ट पैरा होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो सेकंड पैरा होगा वो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, फिर से मैं यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ। और जो आखिरी पैरा होगा वो आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन से ही, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी से उठाकर वर्ड्स को यहाँ पर आपको पिक करना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन बनाना क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है, कैसा क्वेश्चन है वैसा इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर जो डेटा गिवन है उसको एग्जैक्टली कौन कौन से फिगर्स है उसको वहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ पे आप एवरेज बता सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं, वो अभी मैं सब समझाऊंगा। और कंक्लूजन मतलब फाइनल क्या उसका कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, ये हमें बताना होता है। तो जो आपका फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ रहेगा उसका लेंथ आपका रहेगा 2 से 3 लाइन का, नॉट मोर देन दैट। और जो मिडिल है वो सबसे लेंथी रहेगा, वो आपका 8 से 10 लाइन
के रेंज में रह सकता है। ठीक है, इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना लिखिएगा तो आपका वर्ड लिमिट के अंदर में रहेगा, और वर्ड लिमिट के अंदर में लिखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग वर्ड लिमिट से अधिक लिख देते हैं तो भी मार्क्स कटते हैं, और वर्ड लिमिट से कम भी लिखते हैं तो भी मार्क्स कटते हैं। तो हमारा पहला सोच ये होना चाहिए कि हमें जो आंसर लिखना है वो वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। ठीक है, अब आइए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। द गिवन पाई चार्ट्स डिपिक्ट द सिनेरियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आगरा। 2 पाई चार्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पाई चार्ट्स लिखा है, 2 एस लगाया है, प्लूरल है। तो गिवन पाई चार्ट मतलब 2 पाई चार्ट्स है। वो क्या डिपिक्ट करता है? डिपिक्ट मतलब बताता है। तो आपको क्या है ना कि यहाँ पर डिपिक्ट आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में आप डिपिक्ट वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको किस तरह लिखना है हर वो क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मतलब ये आंसर आपको हर वो क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कराएगा। तो आप डिपिक्ट लिख सकते हैं या डिस्क्राइब्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2-3 अलग अलग वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, 2-3 वर्ड दिमाग में रखना है। तो मैंने यहाँ डिपिक्ट लिखा। डिपिक्ट मतलब बता रहा है, क्या बता रहा है? द सिनेरियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का दृश्य बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कैसा था, कहाँ पर, आगरा में। ख़त्म, क्वेश्चन से ही मैंने पिक किया ये लाइन, बस थोड़ा अपने वर्ड्स में इसको लिख दिया मैंने। बोथ चार्ट्स, फुल स्टॉप के बाद, दोनों जो चार्ट्स हैं, जो पाई चार्ट्स हैं, शो द डिटेल्स अबाउट, क्या शो कर रहा है? डिटेल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचिंग, रेलवेज, बैंक एंड डिफेंस, इन्हीं का डिटेल दे रहा है ना। तो 6 का 6 नाम मैंने लिख दिया। इसी तरह से पाई चार्ट आया, चाहे बार ग्राफ आया, चाहे लाइन ग्राफ आया, कोई भी तरह क्वेश्चन आया, जो पॉइंट्स के बारे में डिटेल दिया गया उनका नाम आपको जरूर मेंशन करना चाहिए फर्स्ट पैरा में। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल, इंजीनियरिंग, टीचिंग, रेलवेज, बैंक, डिफेंस, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ख़त्म। इन द एरिया, एरिया मतलब आगरा की बात हो रही है, कौन से एरिया की? आगरा की। इन द ईयर 1998 एंड 2015 रिस्पेक्टिवली, मतलब 2015, 1998 और 2015 में रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहला पाई चार्ट है वो 1998 का है और जो दूसरा है वो 2015 का है। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल लैंग्वेज है। इसी तरह से आपको अपना इंट्रोडक्शन खोना है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम लोग आएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्राइब कैसे करना है, तो इसको इस तरह से लिखा है, व्हेन वी ऑब्जर्व द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मेडिकल। पहले मैंने मेडिकल को पकड़ा, आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। बोले सर आप पहले मेडिकल क्यों लिखे, आप टीचिंग के बारे में क्यों नहीं लिखे, आपने बैंकिंग के बारे में क्यों नहीं लिखा? ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी एक को पिक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ठीक है, मैंने मेडिकल को पिक किया जस्ट फॉर एग्जाम्पल। आप यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। व्हेन वी ऑब्जर्व द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मेडिकल इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 to 16। अगर हम लोग मेडिकल की बात करें, एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कितना था, तो वो बढ़ गया, 12 से 16 हो गया। कैसे हो गया? तो एक बार नज़र डाल दीजिए, देखिए मेडिकल है हमारा यहाँ, मेडिकल है हमारा यहाँ। पहले ये 12% था, अब ये हो गया 16%। कलर के साथ आप मैच कर सकते हैं, कलर ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें आइडेंटिफिकेशन दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये आपको बता देगा। तो 12 से 16 हो गया, बढ़ गया वो। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया पहला पॉइंट। ये क्या दिखा रहा है? दिस शोज दैट द चेंजिंग टाइम्स विद चेंजिंग टाइम्स मोर पीपल गॉट जॉब्स इन दिस सेक्टर। कह सकते हैं कि नहीं कि समय के साथ ज़्यादा लोगों को इसमें नौकरी मिली। ये जो लाइन है ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उस सेक्टर में संख्या बढ़ी है तो आप क्या लिखिएगा? मोर पीपल गॉट जॉब इन सेक्टर। अगर क्या लगेगा संख्या घटी है, क्या लिखिएगा? लेस पीपल गॉट जॉब इन द सेक्टर। ख़त्म। तो ये सेंटेंस आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जब कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द चेंज माइट नॉट बी ह्यूज बट इट इज़ अ डिसेंट वन। हाँ, सही बात है। चेंज मतलब जो 12 से 16% की जो वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट है, वो कितना है? 4% का ही ना बढ़ोतरी हुआ वहाँ पर। तो बहुत तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया कि 12 से सीधे 24% हो गया या 40% हो गया, इतना बड़ा तो नहीं हुआ चेंज। तो बोलेंगे द चेंज माइट नॉट बी ह्यूज, चेंज बहुत बड़ा नहीं है बट इट इज़ अ डिसेंट वन, लेकिन ठीक ठाक है। ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप ये लैंग्वेज किसी भी सेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने एकदम जनरल सेंटेंसेस को लिखा है, जो आप इसे सीख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह के सेंटेंस को आप खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रयत्न करना होगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आगे देखते हैं। इवन द एम्प्लॉयमेंट इन बैंक्स एंड रेलवेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 20 to 20%, 24 एंड 11 to 20 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर मैंने एक साथ 2 ठो पिक कर लिया, बैंक और रेलवे। तो बैंक और रेलवे के बारे में एक साथ लिख दिया मैंने। आप कोई भी 2 ठो को एक साथ पिक कर सकते हैं। यहाँ है बैंक,
और यहाँ है रेलवेज़, ठीक है। ये हो गया रेलवेज़ और ये हो गया बैंक। उसी तरह ये हो गया रेलवेज़ और ये हो गया बैंक। दोनों का डेटा आपके सामने है, आंखों के सामने है, उसे बस लिख देना है। तो रेलवे और बैंक का कैसा बढ़ गया, रेलवे का जो था आपका 11 से हो गया सीधे 20 और जो बैंक का था वो 20 से हो गया सीधे 24। यही बात मैंने लिख दिया। तो इसमें क्या दिक्कत हुई, सिंपल सी बात थी। 20 to 24 हो गया, ये 11 से 20 हो गया, है ना, बैंक का एंड रेलवेज़ का, कंप्लीट। द एम्प्लॉयमेंट, अब इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। द एम्प्लॉयमेंट इन इंजीनियरिंग स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 9 to 21%। हाँ, आपको ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा मिनिमम था जो मैक्सिमम हो गया, किसमें ज़्यादा चेंज हुआ, ड्रामेटिक चेंज हो गया एक, वो सब बातों को ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि इंजीनियरिंग जो था वो सिर्फ 9% था, वो बढ़कर 21 हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो डबल से ज़्यादा हो गया तो मतलब इस बात को मेंशन करना एकदम ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि ये 9 था और कहाँ, अच्छा ये 31 है, ठीक है। तो वहाँ पर 31 ही हमें लिखना है। ये है आपका, हाँ, 9 से 31% बढ़ गया, तो यहाँ पर भी 31 होना चाहिए। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 9 to 31% होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा ग्रोथ है भाई, लगभग 3 गुना ग्रोथ है। तो इतना बड़ा ग्रोथ हो या बहुत कम हो, मिनिमम चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को, डेटा को आपको ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। इससे काफ़ी अट्रैक्टिव आंसर बनता है। उसी तरह से हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट वाज जनरेटेड इन द बैंकिंग सेक्टर इन 1998 विच वाज 20%। अब देखिए कि 1998 में भाई टॉप पर कौन था, तो 1998 में टॉप पर तो ये 20% वाले भाई साहब थे, मतलब बैंकिंग था, तो इसके बारे में लिखेंगे। उसी तरह से 2015 में टॉप पर कौन था, तो 2015 में टॉप पर 28%, सबसे हाईएस्ट ये है। तो 28 में कौन है, टीचिंग है। तो दोनों टॉपर्स को लिखिए। मैक्सिमम जो लाया या मिनिमम जो लाया इसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसका लिखने का। तो उसी तरह से हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट किसमें, बैंकिंग में हुआ 1998 में, और 2015 में किसमें हुआ, टीचिंग में, है ना, जो था 28%, कंप्लीट। देखिए अब रही बात कि सर बहुत सारी चीज़ तो हम लोग और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग और टीचिंग का, मान लीजिए कर सकते हैं बैंकिंग और मेडिकल का, डिफेंस और रेलवेज़ का, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 पाई चार्ट दिया हुआ है तो आपके पास ज़्यादा डेटा दिया गया है, तो ज़्यादा डेटा दिया गया है तो यू हैव मोर कंटेंट टू राइट इन योर पैराग्राफ। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जितना ज़्यादा डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितना लंबा क्वेश्चन रहेगा, उतना खुश होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ कंटेंट है अवेलेबल। तो रही बात क्या आपको सबके बारे में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी डेटा के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो इससे आपका जो वर्ड लिमिट है वो अधिक हो जाएगा। तो वर्ड लिमिट 250-300 वर्ड हो जाएगा, क्या फ़ायदा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़े आपको 5 में 7 या 8 मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उससे आपका सिर्फ यही होगा कि टाइम वेस्ट होगा, और टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी होता है और टाइम आपको मैनेज करना सीखना होगा। अब आते हैं कंक्लूड करने के लिए। कंक्लूजन भी मैंने बताया था कि 2 से 3 लाइन का रहेगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ लिखा हुआ जो 2 लाइन है, आपका कॉपी में लिखिएगा तो 4 लाइन हो जाएगा, है ना, पता ही है, क्योंकि आप कॉपी में मुश्किल से लिखिएगा तो 1 लाइन में इतना ही लिख पाइएगा, है ना। तो इसके हिसाब से आप अपना लाइन कंपेयर मत कीजिएगा, इसको जब नोट कीजिएगा तो आपका लाइन खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। इन कंक्लूजन इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते थे टू कंक्लूड, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। इस तरह से आप स्टार्ट कीजिएगा। वी कैन से दैट द सिटी ऑफ आगरा, यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं, परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन दीज 17 ईयर्स। पूरी कहा जाए तो 1998 से 2015, तो 15 साल इधर और 2 साल इधर, तो 17 साल हो गए ना। तो एक ओवरऑल कैलकुलेशन किसका दिया गया, पूरा 17 साल का दिया गया है। और ओवरऑल कैलकुलेशन में हमने ये तो देखा है कि हर सेक्टर में ग्रोथ तो दिखा है, मतलब आगरा का जो शहर है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एम्प्लॉयमेंट के एरिया में। तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि ओवरऑल तो हम लोग कह सकते हैं भाई यहाँ आगरा ने सभी सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सेप्शनली वेल इन दिस 17 ईयर्स एंड शोन ए पॉजिटिव ट्रेंड इन ऑल सेक्टर। और सभी सेक्टर्स में हमें क्या देखने को मिला, एक पॉजिटिव ट्रेंड, मतलब इंक्रीमेंट ही देखने को मिला, कहीं पर भी डिक्रीज़ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग चाहे वो डिफेंस हो, चाहे बैंक हो, चाहे टीचिंग हो। बैंक 2 बार हो गया, यहाँ पर आप इसके जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रेलवेज लिख सकते हैं और एटसेट्रा लगा सकते हैं, एंड दैट विल बी योर कंप्लीट आंसर। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ राइटिंग को किस प्रकार हैंडल करना है, और एक क्वेश्चन तो इसमें फिक्स रहेगा। अगर आप कहिएगा तो मैं पाई चार्ट के अलावा और भी इसमें क्वेश्चन बना दूंगा, या फिर ग्रामर का भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है हमारे पास, हम लोग उसको भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप रीडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय।